गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायोडिवियर लेक्चर। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है जो पढ़ रहे हैं, आपका जो टॉपिक चल रहा है मानव का श्वसन तंत्र, उसी में और आगे बढ़ते हैं। आज मानव का श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन के प्रकार क्या थे वो अपन ने अध्ययन किया। और आज जो पढ़ते हैं वो आपके जो आरबीसी बुक है उसके अनुसार मैं सारी की सारी चीज़ें पढ़ा हूँ। श्वसन तंत्र आपको पता है रिवाइज जो सिलेबस है उसके पूरा है। तो आज जो अपन बात करेंगे वो मानव श्वसन अंग और श्वसन तंत्र की बात करते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र में बात करें तो मानव के अंदर गैसों के आदान प्रदान के लिए विकसित प्रकार के श्वसन अंग और श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? श्वसन अंग व श्वसन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, विकसित प्रकार के क्या पाए जाते हैं? विकसित प्रकार के श्वसन अंग और श्वसन तंत्र पाया जाता है मानव में। और फिर बात करें जो श्वसन तंत्र की बात करें, श्वसन तंत्र का निर्माण होता है वो जैसे आपको अपने एक जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक डायग्राम पढ़ा था, आपको याद होगा इस प्रकार से। तो वो एक बार मैं वापस बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे अपन बात है ये जो बाह्य नासा छिद्र है, ठीक है, नासा छिद्र, फिर आती है नासा गुहा, गुहा होती है, ठीक है, ये आती है नासा गुहा। और नासा गुहा के बाद यहाँ पर आपको पता ही थी, आपको क्या पता है, आरनाल जो होती है उसकी ओपनिंग होती है। और यहाँ पर ट्रेकिया होती है ये, ठीक है, ट्रेकिया जिसको श्वसन नली बोलते हैं। और ये एक इसके फ्लिप या जो इसका जो आवरण पाया जाता है, इसको कवरिंग करने के लिए जो एपिग्लोटिस या कंठसंध जो से बात करते हैं उस प्रकार की संरचना इस पर पाई जाती है। तो ये जो इसकी बात करते हैं श्वसन तंत्र की बात, नासा छिद्र है, नासा गुहा है, फिर आती है नासा ग्रसनी, ठीक है, नासा ग्रसनी आती है उसके बाद, ठीक है, नासा ग्रसनी गुहा, उसके बाद कंठ आता है, उसके बाद श्वसन नली आती है, ट्रेकिया इसको बोलते हैं, ठीक है। और ट्रेकिया के बाद क्या हो जाते हैं आपके जो फेफड़े आ जाते हैं, श्वसनी आ जाती है, उसके बाद जो ब्रोंकाई होती है, श्वसनी और फेफड़े आते हैं। तो ये जो सारे मिलके क्या होते हैं बच्चों, आपको पता होगा, ये सारा मिलके जो क्या होते हैं श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। ये सब मिलके क्या होते हैं, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसमें देखो जैसे अपने यहाँ से बात करें तो ये होगी नासा छिद्र होगी, ये नासा गुहा होगी, फिर नासा ग्रसनी गुहा ये होगी, इसके बाद कंठ वाला पार्ट ये हो गया, यहाँ पे कंठ हो गया, इसके बाद श्वसन नली ये ट्रेकिया होगी, ये देखो ये यहाँ से चालू हुई ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद श्वसनी और श्वसनी के बाद फेफड़े। तो इस प्रकार से क्या होता है, पूरे श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद जो और बात जो आती है कि जो मानव के अंदर जो मुख्य रूप से हम बात करें तो फेफड़े जो होते हैं मुख्य श्वसन अंग होते हैं। और जो गैसों का आदान प्रदान के जो फेफड़े होते हैं मुख्य रूप से हम बात करते हैं, जो फेफड़े मुख्य श्वसन अंग है और शेष संरचनाएं श्वसन मार्ग का कार्य करती है। और फेफड़ों के अंदर कुप्पिकाएं पाई जाती है, वहां पर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट अपन बात करें तो उसके बात करें जैसे मानव में एक जोड़ी, जैसे अपन ने इसमें डायग्राम बनाया था, एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं। ये किसमें खुलते हैं? नासा गुहा के अंदर खुलते हैं। और नासा गुहा के अंदर के सर्पिल अस्थियां पाई जाती है जिनके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन का आवरण होता है। और नासा गुहा के अंदर क्या, आपको देखो यहाँ से रोम पाए जाते हैं, नासा गुहा में रोम। तो ये जो मैं बता रहा हूँ जो श्लेष्मा झिल्ली से आवृत जो सर्पिल अस्थियां हैं और जो रोम है, ये क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स है, धूल के कण को रोक लेते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन उसमें चिपक जाती है। और जब ये सर्पिल अस्थियां जो म्यूकस जो श्लेष्मा से आवृत है, म्यूकस मेम्ब्रेन श्लेष्मा से आवृत है, उनसे जब हवा निकलती है, जैसे गर्मियों के समय में बात करें तो गर्म मई जून में गर्म हो जाती है, तो वो क्या होती है, अपने बॉडी टेम्परेचर अनुसार नाक से जब गुजरेगी तो जो श्लेष्मा झिल्ली है उसके द्वारा जो उसका श्लेष्मा स्तर है तो उससे क्या ठंडी हो जाती है, ठंडी हवा अंदर प्रवेश करती है। उसके बाद ऐसे सर्दियों में बात करें तो सर्दियों के अंदर ये इसके विपरीत काम करेगी। सर्दियों में बहुत ठंडी हवा होती है तो बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री होता है, बाहर मान लो 20 डिग्री होता है। तो ये क्या है, जब हवा जो अंदर प्रवेश करेगी नासा गुहा के, तो वहीं पे वो सर्पिल अस्थियां जो श्लेष्मा से आवृत होती है
ठीक है। तो वहां पर जाके, क्योंकि वहां पर रुधिर वाहिनियां बहुत ज्यादा होती है और वो क्या करती है, टेम्परेचर को रेगुलर मैनेज कर लेती है। वहां पर जब हवा जाएगी तो वहां से जो हवा गर्म हो जाएगी, गर्म हवा होने के बाद ये श्वसन नली से फेफड़ों में जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है, जो सर्दी की वजह से होते हैं। तो ये इसमें पाई जाती है। फिर बात करें तो नासा मार्ग है, इसकी जो नासा मार्ग है तो इसका निर्माण किस किस से होता है। नासा मार्ग का निर्माण की बात करें, नासा मार्ग, ठीक है, तो नासा मार्ग के निर्माण की बात करें, नेजल बोन होती है, प्री मैक्सिला, मैक्सिला और इथेमोड, इन बोनों से नेजल बोन, प्री मैक्सिला, मैक्सिला और इथेमोड बन जाती है, ठीक है। ये जो नासा मार्ग, इसका निर्माण क्या होता है, इन 4 प्रकार की अस्थियों से होता है, ठीक है, जैसे हमने बुक में देखा उस पर बात करें। तो इसके बाद बात करते हैं नासा जो गुहा होती है। अब जैसे बात करेंगे नासा गुहा हो जाएगी, जिसे अपने डायग्राम बनाया था वापस बनाते हैं एक बार में। ये जो नासा छिद्र है ये किसमें खुलते हैं, नासा गुहा के अंदर खुलते हैं। इस प्रकार से नासा गुहा है, नासा गुहा कहाँ खुलेगी, नासा गुहा जो नासा गुहा होगी वो कहाँ खुलेगी, नासा ग्रसनी गुहा के अंदर खुलेगी। ये नासा ग्रसनी गुहा पीछे वाली भाग होता है, ठीक है, माउथ है। और ये जो भाग है, ठीक है, ये वाला भाग है, ये कौन सा है, नासा गुहा ग्रसनी वाला भाग है। ये आपके हो गया नासा गुहा हो गया, ठीक है, ये नासा गुहा होगी जिसमें मैंने बताया सर्पिल अस्थियां पाई थी। इसके बाद नासा गुहा ग्रसनी, नासा गुहा ग्रसनी के बाद कहाँ पे जाएगी, आपके जो नेक्स्ट हो जाएगी वो कहाँ पे चलेगी, कंठ ग्रसनी में, जो लेरिंगोफेरिंक्स जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगी यहाँ पर कंठ ग्रसनी। यहाँ पे हो जाएगी अभी नासा ग्रसनी गुहा, और ये क्या होगी, नासा गुहा। तो इस प्रकार जब हवा जो अपने अंदर प्रवेश करती है, जब एयर अपने अंदर प्रवेश करती है, वो कहां से ही नासा छिद्र के अंदर, नासा गुहा से नासा ग्रसनी गुहा, कंठ ग्रसनी, और फिर उसके बाद हो जाएगा कंठ, ठीक है, कंठ, कंठ, कंठ से होते हुए फिर ये कहां पे श्वसन नली के अंदर प्रवेश कर जाती है। कंठ की बात करें तो कंठ जो होता है ये कहां पे पाया जाता है, जो आपके नासा ग्रसनी गुहा और जो श्वसन नली होती है, ट्रेकिया होती है, इसके बीच में पाया जाता है, ठीक है। और कंठ एक त्रिभुजाकार संरचना होती है, और ये भी जो होता है कंठ की जो भित्ति उपास्थ्यों की सहायता से बनती है। इसमें भी जो बात करें तो उपास्थ्य कौन कौन सी पाई जाती है, जैसे आपको इंग्लिश में बात करें थायराइड है, लेकिन हिंदी में बात करें इसको क्या बोलते हैं, आउटू बोलते हैं, मुद्रिका क्रिकोड बोलते हैं, द्रविका रेटिनोड बोलते हैं, एपिग्लोटिस। इस प्रकार 4 प्रकार की उपास्थ्यों से किसका, कंठ का निर्माण होता है। कंठ को स्वरयंत्र भी बोलते हैं, वोकल कॉर्ड भी इसमें पाया जाता है। इस वोकल कॉर्ड के माध्यम से ही क्या होता है, जो अपनी जो ध्वनि होती है, जो आवाज उत्पन्न इसमें लेरिंग्स में ही होती है, कंठ में ही उत्पन्न होती है, ठीक है। इसके बाद जो बात करते हैं कंठ के छिद्र को घाटी कहते हैं। जैसे ये जो कंठ होता है, ये देखो ये कंठ है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे कंठ है, इसके ऊपर देखो एपिग्लोटिस है, इसको कंठ छद बोलते हैं, एपिग्लोटिस की कवर के। तो यहाँ पर जो कंठ का जो छिद्र होगा इसका, जो इसको एपिग्लोटिस ढक के रखता है, ये कंठ छद, इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं इंग्लिश में, ये कंठ छद इसको ढक के रखता है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। छिद्र क्या बोलेंगे, ग्लोटिस बोलेंगे। फिर बात करते हैं श्वसन नली, इसकी जो लंबाई, श्वसन नली की बात, श्वसन नली जो कंठ के बाद जो स्टार्ट होती है, जो वक्ष गुहा के अंदर पाई जाती है, यहाँ पर श्वसन नली की लंबाई जो होती है 12 सेंटीमीटर लंबी ये नलिकाकार संरचना होती है, ठीक है। श्वसन नली है, फिर आगे जाके श्वसन के अंदर टूटती है, किसके अंदर टूटेगी, श्वसन नलिका आगे जाके 2 श्वसनियों में बढ़ जाती है। और श्वसन नलिका और 2 श्वसनियां, देखो श्वसन नलिका इसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई है, और ये श्वसन नली आगे जाके इसमें श्वसनिका में टूट गई, ठीक है, ये आगे तक श्वसनिका में टूट गई। श्वसन नली और श्वसनिका की बात करें तो इनके ऊपर सी आकार के उपास्थ्य छल्ले पाए। सी का मतलब होता है अपूर्ण उपास्थ्य छल्ले। उपास्थ्य इस प्रकार से मतलब पूर्ण नहीं होते, ये आगे की तरफ होते हैं, पीछे की तरफ छल्ले नहीं पाए जाते, ठीक है। आगे की तरफ इस प्रकार से छल्ले पाए, सी आकार के छल्ले पाए जाते इस प्रकार के, ठीक है। आगे आगे पाए जाते, पीछे पीछे क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि आपको पता है पीछे ईसोफेगस पाई जाती है, ठीक है। पीछे क्या पाई जाती है, ईसोफेगस पाई जाती है, इसलिए पीछे छल्ले होंगे तो उस पर दबाव पड़ेगा, भोजन निकलेगा, अटक जाएगा, तो इसलिए आगे की तरफ ये पाए जाते हैं, पीछे की तरफ अपूर्ण
होते हैं छल्ले। तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं तो सियाकार की उपास्थियों के जो छल्ले पाए श्वसन में और श्वसन में पाए थे। श्वसन मार्ग की जो भित्ति होती है, ठीक है, वो श्लेष्मा से बनी हुई होती है और साथ साथ में ये इसमें पक्षमाभिका ही पाई जाती है। पक्षमाभिका जो ऊपर बात करते हैं कोशिकाएं पाई, श्लेष्मा कोशिकाएं पक्षमा कोशिकाएं पाई जाती है। और श्लेष्मा कोशिकाओं की वजह से क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, जीवाणु, कोई जीवाणु होता है वो क्या होता है इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। और जो पक्षमाभिकाएं क्या करते हैं उसको ट्रैप लेके तो घर्षणी में लेते हैं, घर्षणी में क्या करते हैं अपन उसके निगल लेते हैं, तो वो वहाँ पे अपने पेट के अंदर चल जाता है, तो श्वसन में नहीं जाता, ठीक है। इसलिए ये कार्य, ये जो श्वसन कोशिका सूक्ष्म म्यूकस कोशिकाएं होती है, म्यूकस सेल्स होती है, श्लेष्मा कोशिकाएं होती है और पक्षमाभिका कोशिकाएं होती है, तो ये क्या करती है, जो डस्ट पार्टिकल उसको म्यूकस में मिला के उसको निगलने में मदद करती है ना, ताकि ये श्वसन मार्ग में ना जाए। इसके बाद बच्चों जो अपन नेक्स्ट बात करें, इसके बाद आएगी आपके मानव की वक्ष गुहा में बात करते हैं। ये जो होती है वक्ष गुहा, ये होती है वक्ष गुहा और ये होती है उदर गुहा, ठीक है। वक्ष गुहा और उदर गुहा, ये वक्ष गुहा है, नीचे वाला भाग उदर गुहा। इंग्लिश बोलो थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। इनको दोनों को सेपरेट कौन करता है, तनुपट या डायफ्राम, है ना, बीच में डोम शेप्ड, ठीक है, डोम शेप्ड डायफ्राम पाया जाता है जो वक्ष गुहा को और आपके उदर गुहा को अलग करता है। वक्ष गुहा को उदर गुहा को अलग करता है कौन, डायफ्राम। इसके बाद जो नेक्स्ट जो अपन बात करें तो वक्ष गुहा की बात करें तो मानव वक्ष गुहा में दो फेफड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी या दो फेफड़े अपन बोल सकते हैं, हृदय के पास दो फेफड़े स्थित होते हैं और एक होता है दायां फेफड़ा होता है, जैसे अपनी यंत्र की बात करें दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दाएं फेफड़े में 3 पालियां होती है याद रखना, और बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती है। देखो इधर बात में ये फेफड़े दिखे, आप लेफ्ट दिखे तो बुक के साथ इंस्ट्रक्शन में, तो ठीक है। तो इसमें देखो एक दायां और बायां जो फेफड़ा है 2 फेफड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पालियां नहीं बनाई है, हालांकि पाली में बता रहा हूँ, आप ध्यान से ना कि दाएं फेफड़े की बात करें 3 पाली होती है, ठीक है, और बाएं की बात करें 2 पालियां होती हैं। फेफड़े जो होते हैं फुफ्फुस आवरण या प्लूरल जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, फुफ्फुस आवरण के द्वारा ढके रहते हैं। हालांकि मैं बताता हूँ आपको, बाहर वाली होती है पेराइटल प्लूरा होते हैं और अंदर वाली जो झिल्ली होती है तो इसको क्या बोलते हैं, बाहर की 2 झिल्लियां दिख रही है ना आपको यहाँ पे, देखो सब प्रत्येक जो लंग्स है या प्रत्येक फेफड़ा 2 झिल्लियों के द्वारा घिरा हुआ है। देखो ये प्रत्येक जो फेफड़ा है कितनी 2 झिल्लियों के द्वारा घिरा हुआ है। जो बाहर वाली झिल्ली उसको बोलते हैं, बुक में नहीं दिया हुआ है आपके, इसको बाहर वाली झिल्ली को बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, ठीक है। अंदर वाली झिल्ली को बोलते हैं विसरल प्लूरा, ठीक है। दोनों के बीच में देखो एक गुहिका पाई जाती है जिसको पुष्पावनी गुहिका बोल सकते हो आप, ठीक है। ये बीच में देखो गुहा पाई जा रही है दोनों, इसके अंदर एक तरल बनाता है जिसको पुष्पावनी तरल कहते हैं या पुष्पावनी द्रव्य कहते हैं, इंग्लिश में प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे। ये जो प्लूरल जो फ्लूइड होता है ये क्या कहते हैं, लंग्स को चिपकने से रोकता है, क्योंकि यदि ये उपस्थित नहीं होगा, इसके अंदर हवा प्रवेश कर जाएगी तो लंग्स क्या हो आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है, वापस जो फैलने में मदद नहीं करेंगे, लंग्स में जो घर्षण होने लग जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, धुआं में ये द्रव पाया जाता है जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, इसको बाहर से आघात से तो रक्षा करता ही करता है, साथ साथ में इनको चिपकने से भी जो लंग्स होते हैं जैसे फैलते हैं, सिकुड़ते हैं फैलते हैं, सिकुड़ते फैलते हैं, तो उनको क्या आपस में कई बार जब ये क्या करते हैं, उनको फैलने में मदद करता है। यदि ये नहीं होगा वापस सिकुड़ जाएंगे, पिचक जाएंगे फेफड़े, तो इस द्रव्य के माध्यम से ये भी कार्य इनमें होता है। ये दुर्घटना स्फोटों में वायु प्रवेश कर फेफड़े क्या होते हैं, पिचक सकते हैं, पिचक जाते हैं, फेफड़े पिचक जाएंगे तो फिर क्या होता है, उनका एक्सपेंशन या वापस फैलाव नहीं होगा, जिससे क्या हो जाएगा, श्वसन जो क्रिया हो जाएगी वो बाधित हो जाती है, ठीक है। अब और जो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो पशु का पिंजर या बोलते हैं रिब केज बोल सकते हो, या पसलियों का जो एक पिंजर पाया जाता है, पशु का पिंजर पाया जाता है जो क्या होता है, फेफड़ों के चारों तरफ पाया जाता है, रक्षात्मक आवरण इसके रक्षात्मक कवच इसको प्रदान करता है। और नीचे की तरफ गुम्बद पाया जाता है, डोम से गुम्बद पाया जाता है जो इसको वक्ष गुहा उदर को अलग अलग करता है। और नीचे की तरफ जो होता है तनुपट, जिसे है ना पेशीय तनुपट वक्ष गुहा के उदर गुहा को प्रत्येक करता है।
अब जैसे अपन बात करते हैं तो सवसनी वृक्ष की बात करते हैं, कई बार पूछ लेते हैं जैसे सवसनी वृक्ष क्या है, तो सवसनी वृक्ष की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। तो मानव में देखो जो ये जो श्वसन नलिका है, दो श्वसनिका में, प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनिका प्रवेश करती है, ठीक है। तो क्या होती है कि मानव की बात करें तो मानव के अंदर जो श्वसन नली आती है वो प्रत्येक फेफड़े में मतलब आगे जाके दो में विभाजित हो जाती है श्वसनिका में, दोनों श्वसनिकाएं दोनों अलग अलग फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है और फिर आगे जाके प्रथम द्वितीय तृतीयक श्वसन नली बनाती है, ठीक है। फिर वो रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेटरी जो ब्रोंकाई होती है उसमें डिवाइड होती है, फिर एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड होती है, जो हिंदी में नाम है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ फिर अपन डिस्कस। तो बच्चों अब बात करते हैं श्वसनी वृक्ष का। कई बार डायग्राम भी पूछ लिया जाता है या कई बार उसका विवरण भी पूछ लिया जाता है ना। तो श्वसनी वृक्ष क्या होता है ये भी आपको समझना है। देखो इस प्रकार से वृक्ष की संरचना बन जाती है, ठीक है, कि जो इसके आगे जाके विभाजित होती रहती है। प्रत्येक जो ब्रोंकाई है श्वसनी आगे जाके विभाजित होती रहती है, लंग्स में अंदर तक जाती है। इस प्रकार से ये श्वसन नली है, विभाजित हुई, फिर आगे जाके और विभाजित हुई, फिर आगे जाके और विभाजित हुई, अंदर में जाके कुप्पिका तक ये हो जाती है। कुप्पिका में जाके इसके विभाजन समाप्त है। कुप्पिका जो होती है इसका अंतस्थ क्षेत्र होता है, वहां पर क्या होता है वायु का जो होता है आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जैसे बात करते हैं श्वसन वृक्ष की बात करते हैं तो प्रत्येक जो श्वास नली है, ठीक है, श्वास नली जो है जो फेफड़े में प्रवेश करती है तो ये दो भागों में विभाजित होती है, ठीक है। श्वसन नली जो बात करते हैं मानव प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी प्रवेश करती है, ठीक है। तो श्वास नली बात करें तो श्वास नली दो जाके श्वसनी में, प्राथमिक श्वसनी में विभाजित हो जाती है। एक तो चल लगी आपके दाएं फेफड़े में, एक चलेगी बाएं फेफड़े में, ठीक है। इस प्रकार से दाएं बाएं फेफड़े में एक एक जो श्वसन है वो चली जाती है। फिर आगे जाके वापस वो द्वितीयक श्वसनी में विभाजित होती है, ठीक है। आगे चल के वापस वो होगी वो द्वितीयक श्वसनी में विभाजित होगी। द्वितीयक श्वसनी के बाद वो वापस तृतीयक श्वसनी में विभाजित होती है, तो तृतीयक श्वसनी आगे चल के और विभाजित होती है, उसको बोलते हैं श्वसनिकाएं बोलते हैं। और जो श्वसनिकाएं होती है श्वसन श्वसनिकाएं में विभाजित होती है। रेस्पिरेटरी जो ब्रोंकाई होती है उनके अंदर डिवाइडेड हो जाती है। रेस्पिरेटरी जो बात करते हैं ब्रोंक्यूल्स होती है उनके अंदर डिवाइड हो जाती है। और श्वसन श्वसनिका आगे जाके जो अंतस्थ बात करते हैं तो कुप्पिका वाहिनी एल्वियोलर डक्ट के अंदर विभाजित हो जाती है, ठीक है। आगे चलिए किस में विभाजित हो जाती है, एल्वियोलर डक्ट के अंदर विभाजित हो जाती है। और एल्वियोलर डक्ट होती है फिर क्या होता है, एल्वियोलर डक्ट के इसमें प्रवेश करता है वायु कुप्पिका कोश में प्रवेश कर जाती है। और वायु कुप्पिका कोश एट्रियम की बात करें तो वायु कुप्पिका कोश में वायु कुप्पिकाओं का एक समूह होता है, इसके अंदर वायु कुप्पिका समूह में पाई जाती है। और यहाँ तक एयर आ जाती है, हवा आ जाती है, तो फिर क्या होता है यहाँ पर क्या होता है कुप्पिका भित्ति में क्या होती है रुधिर वाहिनियों का जाल होता है, ठीक है। कुप्पिका की जो भित्ति होती है, कुप्पिका भित्तियों में क्या रुधिर वाहिनियों का क्या जाल होता है, वहां पर क्या होता है गैसों का आदान प्रदान होता है। O2 होती है वो रक्त में चली जाती है, रक्त से CO2 इसमें कुप्पिका में, कुप्पिका से इसको बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से आदान प्रदान यहाँ पर होता है। तो ये चीज अपन ने यहाँ पर पढ़ी है। अपन बात दोनों फेफड़ों की बात करें, दोनों फेफड़ों में 60 करोड़ कुप्पिकाएं होती है, ठीक है। दोनों फेफड़ों की बात करें, दोनों फेफड़ों में चाहे दाएं और बाएं दोनों फेफड़ों की बात करें तो दोनों फेफड़ों में करीब 60 करोड़ जो होती है वो कुप्पिकाएं पाई जाती है। कितनी, 60 करोड़ कुप्पिकाएं पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं जैसे अपन श्वसन श्वसनिकाएं, ठीक है। यहाँ से देखो श्वसन श्वसनिकाएं, कुप्पिका वाहिनिकाएं, वायु कुप्पिका कोश और कुप्पिका वायु कुप्पिका, ये चारों चीज मिलकर क्या करती है श्वसन इकाई का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, श्वसन इकाई। श्वसन कुप्पिकाएं, वायु कुप्पिका वाहिनी, एट्रियम, ये वायु कुप्पिकाएं, ये एक श्वसन इकाई होती है। आपको पूछ सकते हैं एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है श्वसन इकाई से क्या मतलब है, ठीक है। तो श्वसन इकाई से मतलब यहाँ पर ये है कि श्वसन इकाई उसके बाद किसमें विभाजित होती है, कुप्पिका वाहिनी में डिवाइड होती है। और कुप्पिका वाहिनी कुप्पिका कोश में प्रवेश करती है जिसको एट्रियम बोलते हैं। और कुप्पिका वायु कुप्पिका कोश या एट्रियम के अंदर वायु कुप्पिका में पाती है। तो ये जो सारी संरचना मिलकर ये जो संरचना है, ठीक है, ये किसका निर्माण करती है, सब सम्मिलित होकर क्या होती है, एक श्वसन इकाई का निर्माण करती है। सारी संरचना किसका निर्माण करती है, एक श्वसन इकाई का निर्माण करती है, ठीक है। इसके वायु कुप्पिका जैसे मैंने बताया गैस विनिमय का जो लास्ट में ये यहाँ पे तो गैस विनिमय का क्षेत्र होता है। वायु कुप्पिका में क्या होता है, गैस का जो प्रमुख जो गैस क्षेत्र आदान प्रदान यहाँ होता है। प्रत्येक वायु कुप्पिका अत्यंत सूक्ष्म पहले एक समान संरचना होती है। वायु कुप्पिका की बात करें तो वायु कुप्पिका इस प्रकार से संरचना होती है, ठीक है। जो पहले एक समान संरचना जिसका जो व्यास के बाद 0.2 mm होता है,
कितना होता है 0.2 mm होता है। ठीक है, पहले इसके अंत भित्ति रुधिर कोशिका जाल होता है। इसकी जो भित्ति की बात करें तो इसमें क्या होता है रुधिर कोशिका जाल होता है। ये भित्ति है क्योंकि भित्ति में क्या रुधिर कोशिका जाल होता है, जहाँ से क्या होता है CO2 तो इसमें छोड़ दी जाएगी, क्योंकि जो श्वसन क्रिया के माध्यम से जो कोशिकीय श्वसन होगा, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज टूटेगा और CO2 निकलती है। ठीक है, तो CO2 यहाँ छोड़ दिया जाएगा, ऑक्सीजन ले ली जाती है। ठीक है, ये रुधिर वाहिनी, और ये जो ऑक्सीजन है इस रुधिर के साथ में जो आवश्यक जिन कोशिकाओं को आवश्यकता होती है उन कोशिकाओं तक ये O2 चली जाती है। इस प्रकार से तो अत्यंत पतली भित्ति में रुधिर कोशिका होता है, जिसमें रुधिर एक सतत परत के रूप में रहता है। वायु कुपिका गैसीय विनिमय के लिए बनी होती है। श्वसन झिल्ली या जो सतह अत्यंत महीन होती है। और श्वसन झिल्ली की बात करें तो श्वसन झिल्ली की बात करते हैं, यहाँ पर जो झिल्ली बनती है वो अत्यंत महीन होती है। ठीक है, जिसका 0.2 माइक्रोन मीटर जो होता है वो व्यास होता है इसका, लगभग इतनी छोटी थी। श्वसन जो झिल्ली का निर्माण की बात करें तो कुपिका उपकला, ठीक है, ये श्वसन जो झिल्ली का बात करें तो उसका निर्माण तो कुपिका, उपकला, आधार कला तथा कोशिका की जो आंतरिक झिल्ली होती है। ठीक है, कोशिका की अंतःकला, ठीक है, बीच में क्या होती है आधार कला और नीचे क्या होगी आपके कोशिका की अंतःकला। ठीक है, इस प्रकार से निर्माण होता है। देखो, तो अपन बात करते हैं तो ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस बनती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी या श्वसनी सतह बनती है। श्वसनी सतह का निर्माण कैसे होता है, इस श्वसन सतह का निर्माण कुपिका उपकला, इसकी उपकला होगी, ये बढ़ेगी, ठीक, इससे फिल्टर होगा, गैस होगी, बीच में आधार कला पाई जाएगी। देखो 3 लाइन बनाई मैंने, ये होगी इसकी उपकला होगी, बीच में आधार कला पाई जाएगी, नीचे जो कोशिकाएं होगी उसकी अंतःकला होगी। तो तीनों मिलकर क्या होती है गैसेज एक्सचेंज के लिए जो श्वसनी सतह बनाती है उसका निर्माण होता है। अत्यंत जो श्वसन झिल्ली या श्वसन जो सतह अत्यंत महीन होती है। इसका एक मैंने बताया था, इसका व्यास होता है 0.2 माइक्रोन मीटर होता है। वायु कुपिका की भित्ति सल की उपकला द्वारा निर्मित होती है। और बात आगे करते हैं तो वायु कुपिका की भित्ति होती है किसी सल की उपकला के द्वारा निर्मित होती है, और बाकी जो होती है वो श्वसन पक्षमापी की उपकला द्वारा आश्रित रहती है। ठीक है, अपन बात करते हैं कि जो श्वसन है, श्वसन निकाय है, तो उसकी जो होती है वो किस प्रकार की होती है, पक्षमापी मतलब सीलेटेड उपकला द्वारा आश्रित रहती है। ठीक है, उसका आवरण सीलेटेड होता भी, तो सीलिया पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो मुख्य से रूप से बातें थी वो आपके बुक के हिसाब से बताई सारी। और ये मानव श्वसन अंग और श्वसन तंत्र के बारे में थी, जो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं। ये डायग्राम बुक में दिया हुआ है, ठीक है, एक बार और समझ लो। ये कंठ है, ये श्वसन नली है, ये कंठ को जो एपिग्लोटिस पाइज है वो दिखाया गया है। फिर श्वसन नली है, आगे श्वसनिका में टूटते देखो प्राथमिक श्वसनी, ठीक है, फिर आगे जाके द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी और एल्वियोलर डक्ट, ये वायु कुपिका नली, और फिर वाष्प में कुपिका में मिलती है। ये लंग्स है, ये अंदर वाली विसरण पिलर है, बाहर वाली पेरिटल पिलर है, इसका नाम नहीं दिया, और यहाँ फुफ्फुस आवरण दे सकते हो। ये जो है रिब्स है, देखो ये दिख रही है रिब्स है, और ये तो बॉडी वाल है, ये डायफ्राम है, ये हेड है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपन ने स्ट्रक्चर बनाई है। और जो बुक्स में देखिए तो बच्चों, और ये कोई ज़्यादा विशेष ज़्यादा हार्ड तो नहीं लगी, तो आप इसको और अच्छे से देखना, ठीक है, कोई दिक्कत तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की है श्वसन अंग के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में। आगे अपन जो बात करेंगे श्वसन क्रियाविधि के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।